वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, युवा आईएएस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्यकालीन प्रश्न संग्रह, जिसमें कि पुराने प्रश्न भी हैं और नए प्रश्न भी हैं। उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये यूजीसी नेट पेपर में आया हुआ है और इसमें ऑप्शन है, पहला राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, तीसरा ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में उल्लेख, या राजकीय भोजनशाला में पशुवध निषेध के संबंध में। तो ये अशोक जो है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध का जन्मस्थली थी। तो वहां पे जब जाता है तो उस गांव में वह जाकर के भगवान बुद्ध की पूजा करता है। वहां पे स्तूप रहता है भगवान बुद्ध की, वहां पे पूजा करके उस गांव के कर के संबंध में कुछ छूट प्रदान करता है। जैसे एक बलि नामक धार्मिक कर था, उसको समाप्त करता है। ये बलि नामक धार्मिक कर था, इसको समाप्त कर देता है। उसके बाद जो राजस्व का भू राजस्व था उसका 1/6 से 1/8 कर देता है, अर्थात उसमें भी कमी ला देता है। इसके पहले 1/6 भू राजस्व था, 1/6 था, अब इसको और घटा करके 1/8 कर देता है। तो इसमें उत्तर होगा सी, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। यह रुमनदेही स्तंभ लेख, यह अशोक का लघु स्तंभ लेख है। तो इसमें उत्तर सी सही होगा। और दूसरे प्रश्न में, अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वे तामपत्र पर उत्कीर्ण हैं। दूसरा है कि वे अशोक की वंशावली की सूचना देते हैं। तो इन दोनों कथनों में ये दोनों कथन गलत है। क्यों? क्योंकि वे अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनकी दो विशेषता है। पहली विशेषता है कि वे राजाज्ञा प्रकार के हैं। वे राजाज्ञा प्रकार के हैं। और दूसरी विशेषता है कि वे सभी पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए हैं। पत्थरों पर उत्कीर्ण है। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो सभी पत्थर पर हैं। चाहे वो किसी गुफा में हो, वो भी पत्थर की गुफा होगी तो उसके दीवारों पर लिखा हुआ होगा, या तो शिलालेख या तो स्तंभ लेख, ये सारे पत्थर पर ही उत्कीर्ण किए गए हैं। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, जैसे 3 प्रकार के अभिलेख अशोक के हैं। जैसे एक है शिलालेख, ये शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुफा लेख या गुहा लेख। तो ये तीनों पत्थरों पर ही निर्मित करवाए गए हैं। अब इसे गुफाओं की दीवारों में उत्कीर्ण करवाया जाता था, और शिलाओं पर, बड़ी बड़ी शिलाओं पर उसमें पेंट करा करके उसमें लेख लिखवाए जाते थे, और स्तंभों पर भी लेख लिखवाए जाते थे। तो इस प्रश्न में उत्तर डी होगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न गलत है। अब अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें है, निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें असत्य कथन ढूंढना है कौन कौन से हैं। पहला कथन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। दूसरा कथन है कि अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा कथन है कि अशोक उसके अभिलेखों में से कुछ यूनानी और आर्मेयिक लिपि में उत्कीर्ण है। और चौथा कथन है डी, कि
उसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। तो इसमें ये कथन सही है, ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी सही है, केवल डी गलत है। ये इसलिए गलत है कि इसमें लिखा है उसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को प्राप्त हुए थे। तो ये कथन इसलिए गलत है कि फिरोज शाह तुगलक को केवल 2 ही स्तंभ मिले थे। वह है, पहला है दिल्ली टोपरा और दूसरा है दिल्ली मेरठ। तो केवल 2, एक है दिल्ली टोपरा, दूसरा है दिल्ली मेरठ। तो अशोक के केवल 2 अभिलेख दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ ही उसको प्राप्त हुए थे, इसलिए ये ऑप्शन डी इसमें गलत होगा। अब इसमें भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले दूसरे ऑप्शन तीसरे में अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। ये बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि अशोक के केवल जो भारत से बाहर अभिलेख हैं उन्हीं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब वो अभिलेख जो कि बाहर है भारत से, जैसे कि कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है। जैसे पाकिस्तान में है शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, ये दीर्घ शिलालेख हैं, और एक लघु शिलालेख में एक है तक्षशिला। ये तीनों जो है, अब जैसे शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और उसके बाद एक तक्षशिला है, तक्षशिला जो है वो आर्मेयिक लिपि में लिखा हुआ है। तक्षशिला आर्मेयिक। उसके बाद जो है अफगानिस्तान में भी 2 लघु शिलालेख मिले हुए हैं। एक है कंधार में और सरेकुना, और एक है काबुल में। तो कंधार में जो मिला है वो कंधार का अभिलेख वह 2 लिपिक है, क्योंकि उसमें 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है, एक ग्रीक लिपि और एक यूनानी वो आर्मेयिक लिपि। तो यहां पे सरेकुना ये कंधार में है, कंधार वर्तमान में अफगानिस्तान में है, और वहां से द्विलिपिक या द्विभाषिक अभिलेख मिले हुए हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी चुका है कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कि द्विलिपिक या द्विभाषिक है। तो सरेकुना अभिलेख है जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार प्रांत कंधार जिले में है। तो ये सरेकुना है। और उसके बाद एक और है अफगानिस्तान के काबुल में, जिसको बोलते हैं लघमान। तो लघमान भी अरामेयिक लिपि में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत के बाहर अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में नहीं है, अर्थात खरोष्ठी लिपि में या आर्मेयिक लिपि में या ग्रीक लिपि में है। बाकी सभी भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे सभी ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में। और इन सभी में भी जितने भी बाहर के भी हैं भाषा प्राकृत ही है, केवल लिपियों में अंतर है। तो अब ये प्रश्न हो गया। अब इधर देख लेते हैं अगला प्रश्न। गायब हो गया तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब इसमें पहला कथन है अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया था। अब दूसरा कथन है चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था। तीसरा कथन है कि बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया था। तो चौथा है डी कि बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। तो इसमें
पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया था। क्योंकि अशोक जो कलिंग युद्ध जो किया था वह 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग युद्ध किया था। वहां पे भीषण नरसंहार हुआ था। इसी कारण से उसका हृदय द्रवित हुआ और वह एक अहिंसक धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो यह बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, जबकि खारवेल का जो शासन काल था, खारवेल का शासन 193 ईसा पूर्व। तो इसमें करीब 100 से 150 वर्ष का अंतर है। इस वजह से ये उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय का शासक वह खारवेल नहीं था। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और अगला ऑप्शन ये सी है, बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया था, बिल्कुल सही है। बिंदुसार अशोक का पिता था, वह उसके पहले शासन किया था। और ये चौथा ऑप्शन भी सही है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ ही था जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था, और इसी का वध करके सूर्यवंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था? यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2001 में आया हुआ था। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर, सौराष्ट्र वर्तमान में गुजरात में है, गुजरात, वहां पे एक ये तुषास्क नामक एक यवन अधिकारी था, तुषास्क, उसी की नियुक्ति, एक मिनट, सॉरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये पुष्यगुप्त वैश्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य वहां का राज्यपाल था। और इसी ने चंद्रगुप्त के आदेश के अनुसार वहां पे एक झील का निर्माण करवाया था, जो कि जिसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, और ये पुष्यगुप्त वैश्य जो कि वहां का राज्यपाल था, इसी ने निर्माण करवाया था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? यह भी यूपी पीसीएस प्री 1991 का है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन स्कंदगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें उत्तर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये सुदर्शन झील के पास एक गिरनार अभिलेख मिला है, जो कि रुद्रदामन का है। उसी अभिलेख में पता चलता है, उसी अभिलेख से, कि सर्वप्रथम इस भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा इसमें। अब अगला प्रश्न है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, वह कौन था? तो यह भी जो है यूपी पीसीएस 2002, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में प्रश्न आया था। तो इसमें भी उत्तर होगा ये चंद्रगुप्त मौर्य। और बाकी अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, ये उत्तर गलत है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही अपने शासन काल में तो पुष्यगुप्त वैश्य को वहां पे राज्यपाल बनवाया, और वहीं पे इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और उसके बाद जब अशोक आता है तो अशोक उसमें नहरें निकलवा देता है। और उसके बाद रुद्रदामन जब आते हैं, तो रुद्रदामन जब उस झील में तूफान के कारण जब वह झील टूट जाती है, तो उसका पुनर्निर्माण करवा लेते हैं। तो इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। और स्कंदगुप्त उस झील का फिर से पुनर्निर्माण करवाते हैं। स्कंदगुप्त के समय फिर वह झील टूट जाती है, तो इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार आ चुका है कि उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त है, ये गुप्त वंशी शासक हैं।
अगर प्रश्न पूछेगा कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो ये रुद्रदामन है। उसमें से नहरें किसने निकलवाई थी, तो ये अशोक है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चारों ऑप्शन हो गए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दो कथन है। दोनों कथन के विषय में चर्चा करना है कि दोनों सही है कि गलत है, या दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करता है अथवा नहीं। तो कथन एक है, चंद्रगुप्त के शासन काल के अंतिम काल में, अंतिम काल के आसपास गंगा घाटी में दुर्भिक्ष मीन्स अकाल पड़ने के बाद जैन साधुओं का अप्रभाव के दक्कन की ओर बड़ी संख्या में पलायन हुआ। और दूसरा कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक साधु के रूप में जैन संघ में शामिल हुआ। तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है, तो इसमें उत्तर भी होगा। अब ये कैसे होगा? अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में गंगा घाटी के क्षेत्र में, अर्थात ये उत्तर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल तो कई पड़े थे उसके काल में। तो उसके शासनकाल के अंतिम चरण में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजपाट को अपने पुत्र को सौंप करके यह जैन भिक्ष हो गया था, अर्थात वह जैन साधु हो गया था। और भद्रभाव के साथ वह दक्षिण भारत में चला गया, और दक्षिण भारत में जा करके श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, वह उसी पहाड़ी पर जाकर के संलेखना पद्धति के द्वारा उसने प्राण त्याग दिया था। तो ये दोनों कथन सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक साधु के रूप में जैन संघ में शामिल हुआ, बिल्कुल सही है। और ये भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण कर लिया था, और वह जा करके श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी प्रश्न एक बार पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति के द्वारा अपना प्राण त्याग किया था, तो संलेखना पद्धति। इंपॉर्टेंट है। संलेखना पद्धति होता क्या है कि जो भी संलेखना पद्धति अपनाता है तो वह उपवास करता है, अर्थात खाना और पानी ये सब छोड़ देता है, तो धीरे धीरे करके वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो संलेखना पद्धति से कौन मरा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगला प्रश्न ये है, ये भी कथन कारण है। पहला कथन है, दूसरा कारण है। तो अब इसमें देखना है कि पहले की दोनों कथन सही है कि नहीं है, और उसके बाद क्या इसकी व्याख्या आर जो है क्या एक की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो इसमें पहला कथन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। और दूसरा कथन है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो मौर्य काल में पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौर्य काल में भूमि अनुदान नहीं दिया जाता था। भूमि अनुदान का सबसे प्राचीन साक्ष्य है सातवाहन काल में। जब मौर्य काल के बाद जब सातवाहन काल सिंह काल आता है, उसके बाद जब सातवाहन काल आता है, तो सर्वप्रथम भूमि दान या भूमि अनुदान देने का साक्ष्य उसी के काल में मिलता है, क्योंकि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम, उसी की रानी थी नागनिका। और इसी नागनिका का एक लेख मिला है, नाना घाट। तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख में ही सर्वप्रथम भूमि अनुदान या भूमि दान देने का साक्ष्य मिलता है। तो प्राचीन काल में या सर्वप्रथम देखा जाए पूरे भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम भूमि दान देने का साक्ष्य हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से ही मिलता है, और वह है सातवाहन काल के सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका ने इसके बारे में उल्लेख किया था। तो ये पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि मौर्य काल में भूमि अनुदान नहीं दिया जाता था।
और दूसरा दूसरा कारण, भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। यह भी प्रश्न बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूमि अनुदान दिया ही नहीं जाता था तो विद्रोह होना कोई संभावना नहीं है। तो कृषकों का विद्रोह मौर्य काल में नहीं हुआ था। तो दोनों कथन ये गलत है। तो इसमें उत्तर डी सही होगा, इसमें उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शासक ने विश्व को जीने दो तथा राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है का पाठ पढ़ाया था? यह ऑप्शन है ए अकबर, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है अशोक और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें उत्तर होगा अशोक, क्योंकि अशोक ने जब अपना शिलालेख लिखवाया था तो प्रथम शिलालेख में जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। प्रथम शिलालेख और पांचवा स्तंभ, इन दोनों जगह जीव हत्या पर प्रतिबंध अशोक लगा देता है। तो इससे और यहाँ इसी में यह कंसेप्ट देता है कि जियो और जीने दो और राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि जब अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है तो उस समय अपने युद्ध संबंधी जो राजनीतिक जो युद्ध हो रहे थे उसको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया अपने साम्राज्य में। तो जियो और जीने दो का कंसेप्ट अशोक ने ही सर्वप्रथम दिया था। अब अगला देख लेते हैं। मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किन पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होता है? तो ये जो है पहला ऑप्शन है बुलंदी बाग और राजगृह, दूसरा ऑप्शन है कुम्भहार और मोचरिम, तीसरा है कुम्भहार और बुलंदी बाग, और तीसरा है कुम्भहार और जलालगढ़। तो इसमें उत्तर सी सही होगा, क्योंकि इसके अवशेष कुम्भहार और बुलंदी बाग से मिलते हैं। यह पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार में स्थित है और बिहार के भागलपुर जिला है और कुछ पटना से भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे दो गांव थे, एक कुम्भहार और एक बुलंदी बाग। इन्हीं दो गांव से इस पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त होते हैं। कुम्भहार में एक बड़ा स्तंभों वाला महल मिलता है और बुलंदी बाग में लकड़ी से बने बहुत सारे महल मिलते हैं। तो ये पाटलिपुत्र से इसकी पहचान की गई है। तो कुम्भहार और बुलंदी बाग इसका उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो अब इसमें उत्तर होगा ये पहला है बब्रू अभिलेख और 13वां शिलालेख, 80 ऑप्शन है विमनदेही स्तंभ लेख और डी ऑप्शन है मास्की का लघु शिलालेख। तो इसमें उत्तर होगा मास्की का लघु शिलालेख, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में अशोक नाम केवल 4 लघु शिलालेखों में मिलता है। वो पहला है मास्की, दूसरा है गुर्जरा, नेटूर और चौथा है उदयगोलन। ये चारों अशोक के लघु शिलालेख हैं। इन्हीं चारों शिलालेखों में लघु शिलालेखों अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी में या तो प्रियदर्शी मिलेगा या तो देवानाम प्रिय मिलेगा।